नमस्कार दर्शकों, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त खास कार्यक्रम इलाज का इलाज और मैं हूं कार्यक्रम की होस्ट क्रांति प्रिया। आज हम बात करेंगे फिटनेस और सेहत के बारे में। जी हाँ, आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें ज़्यादातर काम मशीनों से ही कराना होता है। इस कारण शारीरिक गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। खासकर जिन लोगों का काम सारा दिन बैठने का है उन्हें ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इस तरह की लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां जैसी नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संक्रामक बीमारियां होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इनसे बचने के लिए स्वस्थ व्यक्ति को रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा मिनिमम, अगर हम बात करें मिनिमम 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। लेकिन व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का या किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी करने का एक तरीका होता है। एक्सपर्ट की सलाह बहुत मायने रखती है, उसके साथ साथ मायने रखता है सही खान-पान। तो चलिए स्वागत करते हैं जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डिंग कोच अभिषेक बघेल जी का। अभिषेक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं फिटनेस की, सेहत की, जिम की, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि दरअसल जिम जाने का सही समय, सही उम्र क्या होनी चाहिए? सही उम्र तो 17 से 18 साल होती है, क्योंकि उस समय तक जो दिमाग और शरीर की जो क्षमता है वेट उठाने की, एक्सरसाइज करने की, मैच्योरिटी आ चुकी होती है। लेकिन जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, वो और पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक सही मार्गदर्शक, सही कोच का होना बहुत आवश्यक है उनके साथ भी। क्योंकि खिलाड़ियों को 12 साल और 14 साल से ही उनको स्पोर्ट्स में आना होता है, तो उस समय उनको उन मसल्स और इन सब चीज़ों के लिए उन्हें जिम जाना ज़रूरी है और अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। लेकिन उनके साथ में उनको सही टेक्निक से वर्कआउट कराने के लिए एक प्रॉपर मार्गदर्शक और कोच होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उनका पोस्चर बिगड़ सकता है, उनकी जो शारीरिक विकास होना है, क्योंकि वो 17 से 18 साल से पहले वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर वो ज़्यादा वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं तो जो शरीर का विकास, उनकी हाइट है वो रुक सकती है और उन्हें इंजरी भी हो सकती है। बिल्कुल। अगर महिलाओं की बात करें तो किस तरह की एक्सरसाइज ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ख़ासतौर से वर्किंग लेडीज़ की अगर अपन बात करें तो? इसमें भी एज का हम लोग जो हैं, मैं ख़ासतौर से मैं एक पहले से जो सामने वाला जो की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे फीमेल के लिए, तो फीमेल जैसे वर्किंग फीमेल है तो उनकी क्या मैक्सिमम सिटिंग जॉब होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक बल्ज होने लगता है, उनको उनका लोअर स्टमक बल्ज होने लगता है। तो सबसे पहले तो उन्हें हम सिटिंग का बताते हैं कि आप बीच बीच में उठ करके अपने ऑफिस के, जैसे वाटर बॉटल कैरी करना है, पानी लेने जाए तो खुद से जाएँ और थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके जाएँ और आपस में कम्युनिकेट करें, थोड़ा वॉक कर लें। तो इससे क्या होता है, स्टमक एक ही जगह पे, जैसे जो वो फूड इंटेक करते हैं तो एक ही जगह पे जो लोअर स्टमक है वहाँ पे स्टोर रहता है वो। तो इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा वो रूटीन पे आ जाता है, हम उठते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, तो इसकी वजह से बेनिफिट रहता है। और उनके लिए वर्कआउट जो रहता है, तो मैक्सिमम जबकि जो फीमेल हैं उनमें वेट उठाने की क्षमता और एक डर रहता है कि हम वेट उठाएंगे तो मसल्स आ जाएंगे या पेन होगा, तो पेन जो सहने की जो क्षमता होती है उनकी कम होती है, इसलिए हम उन्हें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ज़्यादा कराते हैं, फंक्शनल ज़्यादा करवाता हूँ मैं, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे यूज्ड हो जाती हैं और हेल्दी और फास्ट उनको रिजल्ट आता है उससे। जी, मतलब ये देखा जाता है, आपका कहने का मतलब ये हो सकता है कि महिलाओं के लिए अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती है और पुरुषों के लिए अलग? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको इंचेस लॉस करने हैं, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो सबका अलग-अलग क्राइटेरिया है। जैसे जो एथलीट्स हैं तो उनके साथ उनको हम मिक्स कराते हैं, जैसे कि पहले कार्डियो भी कराते हैं और साथ में फंक्शनल भी कराते हैं, आउटडोर ट्रेनिंग कराते हैं, और साथ में जैसे जैसे कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी है या कि जो वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है या जो बॉडी बिल्डिंग करती हैं, तो उनके लिए सबके अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं। उनको शोल्डर भी बिल्ड करना है, आर्म्स में भी टेंशन लेना है, लेग भी करना है, तो सभी। और जैसे जो फीमेल हैं, तो जब ये एक रूटीन में 3 to 4 मंथ्स हो जाता है इनका एक लेवल क्रॉस, जैसे वर्कआउट हम लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे, तो जब वो अपना एक लेवल 1 से लेवल 2 में आ जाती है तो उसके बाद हम उन्हें वेट ट्रेनिंग की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है कंपेरेटिव कार्डियो, तो इस वजह से, और उससे क्या जो बॉडी है, बॉडी टोन अप भी होती है। जी, जी। जी। एक बोलते हैं एक ऐसी भ्रांति होती है कि भाई 2-3 महीने गए और लोगों को ये लगने लगता है कि हमारी बॉडी भी बिल्कुल आप तो सबसे सजीव उदाहरण है हमारे कार्यक्रम में इस वक्त की, मतलब आपके जैसी बॉडी बना ले। इस तरह के लोग आते होंगे और 2-3 महीने मशीनरीज का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें लगता होगा अगर बॉडी नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेज छोड़ देते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट, पहली चीज़ कि अगर आप बीच में ही एक्सरसाइजेज छोड़ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, और अगर आपकी तरह उन्हें फिट बॉडी चाहिए हो तो उसके लिए कितना ड्यूरेशन होता है?
सबसे पहले तो एक्चुअली जो भी जिम ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम लोगों की धारणा ये होती है कि हम 2 से 3 महीने वर्कआउट करेंगे और हम बॉडी हमारी बन जाएगी, वो बॉडी हमें लाइफ टाइम तक ऐसी बनी रहेगी। वो सबसे बड़ी भ्रांति है। इस उद्देश्य के साथ में जो बिगनर हैं, जो यूथ है, वो आता है और 2 से 3 महीने करता है। इसका उसे लगता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा रिजल्ट फास्ट आते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके पहले हम वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं। तो बॉडी और ब्रेन को एक सडन सरप्राइज मिलता है, तो इसके बाद बॉडी थोड़ा सा ग्रो करती है। उसके बाद उनको लगेगा कि नहीं, बस 3 महीने हो गया, हमारी बॉडी बन गई है, वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। नहीं, जैसे ही हम एक्सरसाइज, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे ही वर्कआउट वो बंद करेंगे तो सडन ब्रेन को ये सिग्नल नहीं जा पाता है कि हाँ, इसने वर्कआउट बंद कर दिया है और अब हमें उतना खाना नहीं खाना है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, हमारा जो इंटेक होता है, कैलोरी का इंटेक होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने 3000 कैलोरी उस वर्कआउट के ड्यूरिंग में लिया, और मैंने वर्कआउट किया, फिजिकल एक्टिविटीज़ की, घर के आम काम भी किए, तो बैलेंस बना रहता है। मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाती है, बिकॉज क्योंकि हम वर्कआउट करते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट है बॉडी में चढ़ता नहीं है, वेट एकदम से बढ़ता नहीं है, बैलेंस बना रहता है, बॉडी फिट बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हम खाना तो उतना बंद नहीं करते हैं, बट लेकिन सबसे पहले क्या बंद हो जाता है, वर्कआउट। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंटेक ज़्यादा हो जाता है और आउटपुट कम हो जाता है कैलोरी का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल में सडन आप देखेंगे लोग बोलेंगे अरे हमने जिम छोड़ दिया तो हमारा वेट बढ़ गया है। हाँ। वेट बढ़ने का रीज़न यही होता है कि बिकॉज जब आप कर रही थी वर्कआउट, तो उस समय तो आप जो इंटेक कर रही थी और जो बर्न कर रही थी तो वो बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा तो आपने इंटेक कम नहीं किया, बट आपने वर्कआउट बंद कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, कैलोरी की खपत नहीं हुई, इस वजह से आपका वेट इंक्रीज हो गया। जी बिल्कुल। तो फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है मिनिमम और मैक्सिमम भी? एक आम इंसान जो है कि एक ओवरऑल जो मतलब एक नॉर्मल इंसान है, वो 2 से 2500 कैलोरी एक दिन में इंटेक करता ही करता है। जी जी बिल्कुल। और कितना मतलब उसको लॉस करना ही चाहिए? मान लीजिए इतना अगर कैलोरी वो ले चुका है दिन भर में, तो कम से कम इतना तो आप एक्सरसाइज या जिम में जाकर इतना तो आपको बर्न करनी ही चाहिए। मिनिमम 45 मिनट वर्कआउट तो करना ही चाहिए आपको, चाहे आप वॉक कर लें। वॉक भी डिफरेंट होती है कि अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि इसे चल रहे हैं, तो वो वॉक नहीं होती है। आपने देखा होगा ओलंपिक में एक पैदल चाल कॉम्पिटिशन होता है। हाँ। वो उस स्पीड से हमें वॉक करना होता है। ये नहीं कि हम एक आपस में बात करते हुए चल रहे हैं, वो वॉक नहीं कहलाती है। या जिम में जाइए, आप जिम में कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करिए या वेट ट्रेनिंग करिए, तो उससे क्या है कि कैलोरी का और जो संतुलन है वो बना रहता है। जी, आप क्या रेफर करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कितनी कैलोरी बर्न तो करनी ही चाहिए, और किस तरह की, जैसे कार्डियो कर सकते हैं या एरोबिक्स कर सकते हैं या योगा कर लेना चाहिए या जिम में जाके इतने घंटे तो पसीना बहाना ही चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग कितनी देर की एक्सरसाइज मिनिमम हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए? मिनिमम 45 to 1 आवर व्यक्ति को वर्कआउट करना चाहिए, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेले या तो वो योगा करना चाहे तो योगा का जो उनका सिस्टम है योगा को फॉलो करे। वो एरोबिक्स करना चाहे तो एरोबिक्स के जैसे सेशंस होते हैं कि भाई इतने मिनट का, डिपेंड करता है कि पर्सन है इंटरमीडिएट है या बिगनर है या एडवांस लेवल में। तो एरोबिक्स भी पर्सन के अकॉर्डिंग किया जाता है किस लेवल में। जैसे बिगनर है, स्टार्टिंग में आया हुआ, तो उसे हम बहुत मतलब फास्ट और जो एडवांस लेवल के जो एरोबिक्स करने वाले बंदे उनके साथ नहीं कराते हैं, बिकॉज उसे डिमोटिवेशन कई बार आ जाता है, वो थक भी जाते हैं जल्दी से। तो ये देख करके एरोबिक्स रह जाता है। जैसे वर्कआउट है तो वर्कआउट का प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि बिकॉज इनका फर्स्ट डे है तो उनका 1 वीक या 3 days to 4 days उनका पूरी फुल बॉडी का वर्कआउट चलेगा, ऐसा। एक चीज़ और देखी जाती है, मेरे पास एक्चुअली ये सवाल नोटेड है कि जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिम में जाके पसीना बहाने लगते हैं, तो बॉडी से तो पूरा ही फैट निकलता है। मतलब वो जो एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, दरअसल वो पूरी बॉडी में काम करती है, फेस से लेकर, मतलब चेहरे से लेकर हमारे पैरों तक। तो ये देखा जाता है कि चेहरा पतला होता चला जाता है अगर बॉडी फिट होती चली जाती है। क्या ऐसा होता है वाकई, या कोई और कारण हो सकते हैं इसके? एक्चुअली जो फेस है, फेस एक बहुत छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम वाटर भरा होता है और उसके बाद फिर फैट की लेयर होती है, ठीक है। और बाकी जो और जैसे कि लेग हो गया, लेग बॉडी का सबसे बड़ा मसल होता है, तो वहाँ पे कम सभी जगह होता है, बट जो छोटा एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देता है, और जो बड़े एरिया है वहाँ पे आपको रिजल्ट स्लो दिखाई देते हैं। ये रीज़न रहता है सिर्फ। वर्क सभी जगह करता है, फेस से कोई एक्सरसाइज नहीं होती। जैसे कि जब हम वेट को पुल करते हैं या बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ में डांसिंग करते हैं या एरोबिक्स करते हैं या जुम्बा करते हैं या कार्डियो करते हैं, तो उस समय फेस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो जनरली हम पहले सब ब्रेन से सोचते हैं कि यार हमें आज इतना करना है, तो ब्रेन पूरी बॉडी को सिग्नल देता है। जैसे हम आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर भी जो हमारा जो मसल का टेंशन सबसे ज़्यादा आर्म्स में है, लेकिन
ओवरऑल तो सभी जगह से वो जाता है। बिल्कुल इसे सही। जी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा ही गया है कि जब बॉडी फिट होने लगती है तो चेहरे की, खास तौर से दूसरा ही सामने वाला ही बताता है कि भाई चेहरे से रौनक खत्म होती चली जा रही है, चेहरा एकदम पतला होता चला जा रहा है। तो क्या यही कारण है कि इसको बरकरार रखने के लिए सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं? नहीं, चेहरे के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आप अच्छे से अच्छे राइटर की बुक पढ़ लीजिए या आप सर्वे कर लीजिए। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़, खास तौर से जिम जब हम करते हैं तो हमारी स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने के बाद आप एक नॉर्मल इंसान भी यदि अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है या जिम जाता है तो उसके बाद उसका एनर्जी लेवल, सबसे पहले एनर्जी लेवल उसका इंक्रीज होता है, फेस में रौनक आती है, ग्लो आता है, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो जो छिद्र रहते हैं, ब्लॉक रहते हैं हमारे, तो इसके बाद उनसे स्वेट, जो डेड स्किन रहती है, जो उसमें जो भी एक आप फील करेंगे कि एक ग्लोनेस आ रही है बिना कोई सप्लीमेंट खाने हुए। एंटीऑक्सीडेंट कई बार लेते हैं लोग, तो एंटीऑक्सीडेंट से और अच्छा हो जाता है। बट आप नेचुरल तरीके से भी चलते हैं, जैसे कि अगर हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, फेस क्लीन करते हैं, तो जो एक आम इंसान है जो कि पहले आप देखेंगे उसका फेस उतना ग्लो नहीं कर रहा था, उसमें दिन भर जो वर्किंग एनर्जी लेवल थी उतनी थी नहीं, बट इस वर्कआउट करने के बाद उसका फेस ग्लो करता है। ना कि उसके लिए अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, ना कि अलग से कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। लेकिन अब सप्लीमेंट की ही बात चली तो एक सवाल ये भी जुड़ता है कि जिन लोगों को जिम ट्रेनर्स सजेस्ट करते हैं कि सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है, मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स कंपलसरी होता है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़, क्या साइड इफ़ेक्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, तो कुछ सावधानियाँ भी होती होंगी? जी बिल्कुल। सप्लीमेंट का मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ख़ास तौर से इस समय लोग जो आते हैं उनको लगता है कि हम 3 महीने में सप्लीमेंट भी खा लें और अच्छे से अच्छा सब कुछ कर लें जिससे जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट आए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम कितने कम समय में हम बहुत बड़ी बॉडी बना लें। तो जनरली मार्केट में बहुत सारे फेक सप्लीमेंट आ रहे हैं और जो ट्रेनर हैं, जो कोचेस हैं, वो अपना स्वार्थ करने के लिए उन्हें फेक या डुप्लीकेट सप्लीमेंट पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, उनको एक्ने आ जाते हैं बड़े बड़े पीठ पे, जो कि स्किन डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के जाने के बाद भी बहुत स्लो और कई बार तो वो बहुत बड़े बड़े निशान छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत बड़े से एक्ने हो रहे हैं तो वो लोग बोलेंगे कि हमें अंडे खाने से हो रहे हैं या हीट होने से जिम जाने की वजह से हो रहे हैं। नहीं, वो फेक सप्लीमेंट खा रहे होते हैं, क्योंकि जब हम सप्लीमेंट खाते हैं तो इमीडिएटली वो दिखता तो है नहीं, वो जाता कहाँ पे है, हमारे किडनी में जाता है, हमारे लीवर में जाता है। और कई बार आपने सुना होगा भोपाल में लास्ट ईयर ही 3 लोगों की फेक सप्लीमेंट खाने से डेथ हुई थी, बंसल में एडमिट थे वो लोग। तो ये जो है, मेरा ये मानना है, खासतौर से मैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर से ही संपर्क करके सप्लीमेंट लेता हूं, और अपने जो जितने भी मेरे अंदर में ट्रेनिंग करते हैं उनको सबसे पहले नेचुरल, और उसके बाद जो जिसकी रिक्वायरमेंट, जैसे जो पावर लिफ्टर है तो पावर लिफ्टर में डोपिंग है, बॉडी बिल्डिंग में डोपिंग नहीं है। मैं एक क्लियर बताना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में डोपिंग नहीं है, तो इसलिए सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, और उसके लिए भी आपको सही तरीका अपनाना पड़ेगा और सही मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी कि आप सप्लीमेंट कहाँ से लें, जेन्युइन है, नहीं है, इंपोर्टेड है। इंडियन सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इंडियन आप सही व्यक्ति के पास से लें, जिससे कि आपको आंतरिक कोई प्रकार की समस्याएं ना हो। जी, समस्याएं अगर हैं, सपोज जैसे मैं बीमारियों की बात करना चाह रही हूँ कि किसी को डायबिटीज़ है या किसी को किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो जिम में आके एक्सरसाइज कर सकता है? क्या कुछ आप सलाह देते हैं कि अगर किसी तरह की वो बीमारी से जूझ रहा है तो उसके लिए अलग सेगमेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी है, जैसे छोटा बच्चा है या तो फीमेल है या तो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे पास है, तो हम सबसे पहले उनसे एक फॉर्म फिलअप कराते हैं, उनसे उनकी सारी डिटेल्स लेते हैं। इसके बाद उनसे उनका पर्सनल डॉक्टर या कोई फैमिली डॉक्टर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं स्टार्टिंग में ही उनसे फिल करवा लेता हूँ। जैसे किसी को थायराइड है, मेरे पास 17 साल की बच्ची आती है जिसको थायराइड है। अच्छा। और मेरे पास 35 साल की लेडीज आती है उसको भी थायराइड है। तो हम सबका अलग अलग, जैसे हाई बीपी है उनको अलग तरह का ट्रीटमेंट कराते हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 2 साल पहले हार्ट अटैक से ट्रेडमिल पे एक आदमी की डेथ हो गई थी। तो ये सब चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि जिससे कि किसी प्रकार कोई दुर्घटना ना हो। अब जैसे कि हाई बीपी वाला है, हाई बीपी को किस तरह वर्कआउट करना है, कितने इंटेंसिटी कराना है, कितने मिनट का उसको ब्रेक देना है, ये सब हम ध्यान देते हैं। इसके बाद जिसको थायराइड है तो थायराइड के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कराना है। अस्थमक पेशेंट भी मेरे पास फीमेल्स आती हैं तो उनके साथ में उनका पंप रखते हैं, और धीरे धीरे उसका बेनिफिट ये होता है कि जिनको शुगर है या जिनको हाई बीपी है तो वो डॉक्टर उनको खुद बोलता है कि अभी आपका अच्छा रिपोर्ट आया है, अब आप एक काम कीजिए, जिनकी 1+1 चल रही है
उनको हाफ प्लस हाफ कर देते हैं, धीरे धीरे उनकी 1 टैबलेट हो जाती है। और शुगर पेशेंट को भी धीरे धीरे उनमें एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है वर्कआउट करने से, तो उनको इंटरनल वर्कआउट भी कराते हैं कि आप सुबह भी आ जाइए थोड़ा शाम को भी आ जाइए। इस तरीके का प्रोग्राम डिसाइड करते हैं सेगमेंट वाइज, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है या जिसको जिस प्रकार की समस्या है। मतलब बीमारी से भी अगर कोई जूझ रहा है तो भी वो जिम में जाकर स्वस्थ हो सकता है। बिल्कुल। दवाई जी जी जी। तो किन बीमारियों में किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं की जानी चाहिए, अगर मैं शॉर्ट में पूछूं तो? जैसे हाई बीपी है, उनको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बहुत फास्ट रनिंग करने का वर्कआउट नहीं कराते हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग हम नहीं करवाते हैं कि जिससे की वजह से कि नॉर्मल रहे। और इंटरवल गैप देते हैं कि जैसे कि आपने 5 मिनट का इंटरवल का ट्रेडमिल किया आपने, तो इस इंटेंसिटी में इस स्पीड से ही करना है, आपको बहुत तेज रन नहीं करना है। जैसे आपको लगता है कि आप थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो वहाँ पे बंदे रहते हैं, वो हम रहते हैं, उनको कैच करते हैं और इसके बाद उनको स्टॉप करते हैं। इसके बाद उनको दूसरे सेगमेंट में ले जाते हैं। वेट ट्रेनिंग करना है तो आइसोलेशन मूवमेंट उनको करवाते हैं, मशीनरी एक्सरसाइज कराते हैं, उनको फ्री वेट एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। इस तरह का रहता है। थायराइड पेशेंट है तो उनको मैं खासतौर से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कि उनको आउटडोर ट्रेनिंग करवाएं, हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट, जैसे कि कोन रनिंग हो गया, फंक्शनल हो गया, टायर फ्लिप हो गया, इस तरह के वर्कआउट करवाते हैं उनको। जी जी बिल्कुल। एक और चीज़ देखी जाती है, जब भी एक्सरसाइज या जिम का हम कंटिन्यू अगर हम जाने लगते हैं या एक्सरसाइज करने लगते हैं लगातार, तो बॉडी जैसे जैसे फैट कम होता चला जाता है, अक्सर देखा जाता है कि स्किन जो है वो लटकने लगती है। तो कुछ लोगों में इसको एक तो टाइटनिंग के लिए, बॉडी टाइटनिंग या टोनिंग, जो भी आप इसको बोलें, शब्द दें हम, वो कैसे की जाती है? और क्या ऐसा होता है कि एक समय के बाद उसको टोन नहीं किया जा सकता? एज के अकॉर्डिंग तो ये एक है, बट मैं बताना चाहूँगा कि आज आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जांपल आप देख सकती हैं कि इवन मिस्टर ओलंपिया डेक्स्टर जैक्सन को आप देखेंगे कि 47 से प्लस है बंदा और 20 साल ओलंपिया कॉम्पिटिट कर चुका है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल में। और बहुत सारी ऐसे फीमेल को आप देख लोगे कि इतनी एज होने के बाद 60-65 होने के बाद भी वो वर्कआउट कर रही हैं और इसलिए उनकी डाइट नहीं। सबसे बड़ा जो अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है, ख़ास तौर से अपने यहाँ पे, कि क्या होता है, लोग सोचते हैं, फीमेल, ख़ास तौर से फीमेल या तो बहुत सारे अपने मेल भी ये सोचते हैं कि हम जा करके सिर्फ कार्डियो कर लेंगे। मेरे पास ही बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आप कार्डियो कर लेंगे, क्योंकि उनको क्या वेट ट्रेनिंग टफ लगती है, वेट ट्रेनिंग पेनफुल लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कार्डियो कर लेंगे, जाकर ट्रेडमिल में हम एक नॉर्मल 4 to 5 या 6 की स्पीड में चलते रहेंगे तो इसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि जब आप कैलोरी बर्न करना चालू करते हो, आप एक्सेस फैट आपके बॉडी में स्टोर है, तो सबसे पहले वो धीरे, जैसे स्टमक में यहाँ पे आपका फैट है, वो धीरे धीरे स्टमक, जब आप क्रंचेस करते हो या आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो, तो धीरे धीरे वो सबके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया को आपको करने के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज, लोअर एब्स की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेंगी। अब जैसे उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आप कार्डियो कितना भी कर लें वो स्किन टाइटनिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिक्स प्रोग्राम चलाते हैं कि आपको कार्डियो भी करना है और वेट ट्रेनिंग करना है। अब सपोज कीजिए कि इस हिस्से का जो स्किन है वो लटक आया है, जो फैट लटक आया है, तो उसको टाइट करने के लिए तो आपको आर्म्स की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी ना। उसके लिए अब चेस्ट का है तो जिसके लिए आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। लेग का फैट है, अब बॉडी में क्या फैट है जो एरिया वाइज चलता है, सबसे पहले साइड्स में फैट आता है, उसके बाद स्टमक में आता है, उसके बाद लेग में आता है, उसके बाद आपका ग्लूट्स में आता है और इसके बाद आर्म्स में आता है। इन एरिया सबसे पहले फैट अटैक करता है। ओके, बिल्कुल सही। तो फैट को भी बर्न करने के साथ साथ, मतलब एक्सरसाइज का इस्तेमाल करने के साथ साथ, जिम जाने के साथ साथ डाइट चार्ट भी बहुत मायने रखता होगा कि कब क्या कितना खाना है, ये भी आप शायद एक डिसाइड करके देते होंगे उसके लिए। तो अगर जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आपको सुन रहे होंगे हमारे दर्शक, तो क्या एक ऐसा रूटीन फॉलो किया जा सकता है जो अगर जो लोग वॉक करते होंगे या जो योगा करते होंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ये डाइट चार्ट? जी बिल्कुल, डाइट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो पावर लिफ्टर हो। आप डाइट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप जिम में जाकर के 3 घंटे से 4 घंटे या 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम कर लीजिए, बट जब तक आपको फूड नहीं मिलेगा, जब तक आपको डाइट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशंस और विटामिन्स मिनरल्स आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं जाएंगे तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। एक टाइम के बाद बॉडी धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस खो देगी। सपोज कीजिए कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो आपका स्टेमिना है, वो भी डाउन होने लगेगा। तो बॉडी में रेशियो बनाते हैं हम, क्या प्रोग्राम सेट करते हैं कि आपको 15 डेज़ का ये न्यूट्रिशन फॉलो करना है। 15 डेज़ में हम बॉडी को चेक करते हैं कितना मसल गेन हुआ या कितना वेट लॉस हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर वापस से उसमें यदि अगर उस डाइट से रिजल्ट आ रहा है तो हम उसे ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे ही रिजल्ट स्टॉप होता है तो इसके बाद हम डाइट चेंज कर देते हैं। अब
बॉडी में रेशियो बनाना पड़ता है सबसे पहले, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो योगा करने वाला हो, कोई भी एक पर्सन हो जो कि वर्कआउट करना चाहता है या किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज करता है, उसको अपनी बॉडी में प्रोटीन का रेशियो सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। प्रोटीन रिच फूड उनको खाने पड़ेंगे। उसके बाद बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमारी कार्य करने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट से आती है। हम चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं या हम वर्कआउट करते हैं, उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद बॉडी में जो आता है फैट, जॉइंट्स के लिए, मूवमेंट्स के लिए, सभी प्रकार के जो बॉडी को काम करने के लिए होता है, तो हमें फैट चाहिए होता है। सबसे पहले प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद फैट। इस तरह की डाइट हमें खानी चाहिए। जी। कुछ भ्रांतियों पर बात करते हैं। जैसा कि एक भ्रांति ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं या आप शुरू कर रहे हैं, घर पे भी बात करूं या जिम की भी बात करूं, तो एक एप्पल खाली पेट खा लेना चाहिए या ग्रीन टी पी लेना चाहिए, या फिर कुछ लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दरअसल क्या है, सही रेशो क्या है कि अगर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो रहे हैं या जा रहे हैं तो इतने समय तक क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। वर्कआउट करना है हमें, एक सीधा सा एग्जांपल है कि हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। हम खाली पेट कितना परफॉर्मेंस कर पाएंगे? एक्चुअली फास्ट रिजल्ट दिखाने के लिए बहुत सारे ट्रेनर और बहुत सारे कोचेस क्या करते हैं कि आप लेमन वाटर, जो एक बेसिक है, लेमन वाटर पी लीजिए, आप चले आइए, या ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, चले आइए। उससे क्या होगा कि आप उस इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट कर ही नहीं सकते हैं। एक ड्यूरेशन होता है कि सपोज़ कीजिए कि मुझे जिम जाना है, तो 1 डेढ़ घंटे पहले आप कार्ब्स की चीज़ें खा सकते हो, जिससे कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि आप सपोज़ कीजिए कि आप सुबह वर्कआउट करने जा रहे हैं, आपने रात में खाना खाया है, मिनिमम 6 to 7 आवर्स हो चुके हैं, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, उससे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी कि आप कितना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे? आपको डलनेस से लगेगी, आपको एनर्जी लेवल, आप थोड़ा सा कार्डियो करो, उसके बाद आपको थकान होने लगेगी। इसलिए आपको 1 से 1.5 घंटे पहले या तो आप फ्रूट ले लीजिए, या आप कोशिश कीजिए कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, सॉलिड कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए। आप सॉलिड कार्ब्स भी खा सकते हो आप, और यदि अगर आप अच्छे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप सॉलिड कार्ब्स खा सकते हो, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए या बनाना वगैरह ले लीजिए, एक बनाना ले सकते हैं आप। और इसके बाद आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ आप अपने साथ में कोई एनर्जी ड्रिंक रख सकते हैं, या नॉर्मल आप ग्लूकोज रख सकते हैं यदि आपको लगता है कि उससे मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। तो ब्लैक कॉफ़ी एक छोटे इंटरवल के लिए काम होती है कि आपने ब्लैक कॉफ़ी ले ली तो आपको तुरंत गए और एक स्टार्टिंग के लिए आपका एक वो ब्रेन को एक्टिव कर देगी, दैट्स इट। उससे आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा, उससे आप लास्ट, आपकी जो पहले एक्सरसाइज है उस लास्ट एक्सरसाइज तक एक जैसा परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे। जी जी। एक आखिरी सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे दर्शकों के लिए, कि जिम की तैयारी करने वाले लोग और जो जिम जा रहे हैं कंटिन्यू वो लोग, और जो अब सोच रहे होंगे कि इस तरह की एक्सरसाइज वो फॉलो कर सकते हैं, तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? कुछ खास टिप्स अगर आप बतौर जिम ट्रेनर और बॉडी बिल्डिंग कोच आप देना चाहें तो। सबसे पहले तो आप सही जिम चूज़ करें और सही कोच को आप हायर करें। यदि आपका कोई एक बड़ा लेवल है, आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, या आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, या आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो आप सही कोच को हायर करें। उसके बाद वो आपका जो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी सही है वो आपका एक प्रोग्राम डिसाइड करेंगे, और धीरे धीरे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नॉर्मल यदि अगर आप जाओगे तो आज कल तो आप किसी भी जिम में जाओगे तो आपका सबसे पहले 3 डेज़ का आपका एक बेसिक प्रोग्राम करवाते हैं। उसके बाद आपका एक प्रोग्राम, एक कार्ड आपका बन जाता है। कार्ड को भी फॉलो करते समय आप कोशिश कीजिए कि आप बीच बीच में उनसे पूछते रहिए, कोचेस से, ट्रेनर से पूछते रहिए, उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए कि मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या सही है। पोस्चर सही होना चाहिए आपका, नहीं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स सकती हैं, आपको बैक की प्रॉब्लम सकती है जो कि फिर ठीक नहीं हो सकती है। जी, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको दर्शकों के साथ शेयर करूं कि बीमारियों से दूर रहने के लिए हम एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत एक्सरसाइज बीमारियों का घर बन जाए। इलाज का इलाज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभिषेक बघेल जी कार्यक्रम में आने के लिए, ज़रूरी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिएगा इलाज का इलाज कार्यक्रम में, और फिलहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिएगा भास्कर न्यूज़ चैनल। नया